हेलो बच्चों, आज फिर हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है पाथ ऑफ द मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पाथ ऑफ द मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मगर यहाँ पर एक शर्त रखी जाएगी और वो शर्त ये होगी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री पर इंटर करे। मतलब जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होनी चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये हमारी शर्त है। तो देखेंगे उसका पाथ कैसा होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पाथ ऑफ द मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, कैसा पाथ होगा उसको ये है, शर्त यहाँ पर ये होनी चाहिए, शर्त ये है, कंडीशन ये है कि वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री होगी और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स कैसा होगा बच्चों, QVB साइन 90, मतलब मैक्सिमम फोर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं FM इज इक्वल टू QVB, जो कि मैक्सिमम होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को? हाँ ठीक है, चलिए तो चलिए सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड बना लें। ये हमारे पास क्रॉस है बच्चों। शुरुआत से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, अच्छा, अब ये एक मैग्नेटिक फील्ड है B। ठीक है, अच्छा, और इसमें थोड़ा सा और इसको क्रॉस बना दें। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं एक चार्ज पार्टिकल को इंटर कराने वाला हूँ। ठीक है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड का रीज़न है और इसमें एक चार्ज पार्टिकल को मैं इंटर कराने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा, तो मैंने यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर इंटर कराया, चार्ज पार्टिकल को हैविंग वेलोसिटी v। बच्चों ज़रा यहाँ पर एक बात बताइए कि जो चार्ज पार्टिकल है अगर ये v वेलोसिटी से जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो इस पर फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स लगता है? FM इक्वल टू QVB साइन थीटा। मगर चूंकि यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मैंने बता दिया, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की ये है, आप खुद बताइए एंगल कितना है? 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड ये है, वेलोसिटी ये है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल पर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। बच्चों फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इसको हटा दे तो बेहतर है। ठीक है, अच्छा, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? तो आंसर है कि ये चार्ज पार्टिकल ऐसे सीधे चले जाना चाहिए था मगर नहीं जाएगा क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल पर ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। उसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो बच्चों ये बताइए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर अंगूठे को चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में कर देते हैं तो फोर्स किधर आ रहा है? ऊपर की तरफ। तो इस पर फोर्स किधर आ रहा है बच्चों? आंसर है ऊपर की तरफ, जिसका मान है FM। और FM की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? तो ये भी आपको पता है, FM की वैल्यू हो जाएगी FM इज इक्वल टू QVB और ये मैक्सिमम फोर्स होगा। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री पर है। फिर से, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज इंटर करता है जिसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, ऐसे ये चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना लगेगा? FM इज इक्वल टू QVB, क्योंकि थीटा 90 है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। यहाँ लिख दे, ये फोर्स कैसा है? मैक्सिमम है। उसके बाद इस फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। तो इस पॉइंट पर हम अगर फोर्स की डायरेक्शन निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल सीधे ना जा करके बल्कि ये थोड़ा सा चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से ऐसा बेंट हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे इधर की तरफ जाने लगेगा ऐसे।
ठीक है, ये इस तरफ जाने लगेगा। बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल के इस तरफ वेलोसिटी अगर v1 रही होगी तो इधर चूंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो इधर वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v2, इधर वाली वेलोसिटी कितनी होगी v1, ठीक है। तो v1 से वेलोसिटी कितनी हो गई v2, मगर याद रखना v1 का जो मैग्नीट्यूड आएगा और v2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा या आगे v3 का जो मैग्नीट्यूड आएगा या v4 का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो सब आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे, ठीक है। ओके, तो मैंने कहा कि अब ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ को जाएगा, तो मैंने कहा कि अब फोर्स की डायरेक्शन निकालो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है, तो अंगूठे को उधर करो। अब फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, ऐसा। तो चार्ज पार्टिकल फिर सीधे ना जा करके ये कुछ चार्ज पार्टिकल ऐसे मुड़ जाएगा। मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, यहाँ क्रॉस थोड़ा सा और बना दूँ, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे मुड़ जाएगा, जो ये वाली कंडीशन आप देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये ऐसा, ये वाली कंडीशन, ये कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, v3। देख लीजिए वेलोसिटी चेंज हो रही है हर पॉइंट पर, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब जब ये चार्ज पार्टिकल इस पाथ के अलॉन्ग जाएगा तो फोर्स किधर लगेगा, आंसर है कि जो फोर्स काम करेगा वेलोसिटी की डायरेक्शन में अंगूठे को रखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चारों उंगलियों को रखिए, तो इशारा कुछ इस तरफ को आएगा ऐसे, ठीक है। ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। अब ये चार्ज पार्टिकल जो सीधे जा रहा था वो सीधे ना जा करके मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रफली यहाँ से मोड़ दे रहा हूँ। अब आप बताइए कि चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ जाएगा किस वेलोसिटी से, आंसर है v5 वेलोसिटी से। अब फोर्स किस तरफ काम करेगा, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा, अंगूठा इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, ये नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल सीधे ना जा करके फिर चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे आ जाएगा, देखिए ये ऐसे। अब इस तरफ चार्ज पार्टिकल को जाना चाहिए किस वेलोसिटी से, v6 वेलोसिटी से, मगर फिर देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, चार्ज पार्टिकल इस तरफ है तो फोर्स इस तरफ काम करेगा। तो देखो फिर से फोर्स इस तरफ काम कर रहा है, Fm फोर्स काम कर रहा है, ये सब मैग्नेटिक फोर्स है जो इधर की तरफ काम कर रहा है। अब उसके बाद ये चार्ज पार्टिकल जो है ये कुछ ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा कि जब फोर्स इधर लग रहा है तो सीधे ना जा करके फिर ये अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा हल्का सा क्या करेगा, फिर से ये चेंज कर देगा कुछ इस तरीके से। भाई इधर ना जा करके बच्चों फिर ये अपनी वेलोसिटी को इस तरफ कर देगा। अब देखिए ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, तो ये कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, आंसर है v7 वेलोसिटी हो जाएगी। अब फोर्स किधर काम करेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में पंजे को रखिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन में अंगूठे को रखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो फोर्स फिर इस तरफ काम करेगा, ये देखिए फोर्स फिर इस तरफ काम करेगा, Fm फोर्स। अब आप ज़रा देखिए इन सारी चीज़ों को अगर ऐसे मिला दें तो मैंने तो बड़े बड़े लेवल बड़े बड़े सेक्शन लिए हैं ना, इसलिए आपको कुछ ऐसा दिख रहा, मगर एक्चुअली ये ऐसा नहीं है, बल्कि अगर बारीकी से इसको लिया जाए तो ये कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन करता है, ये ऐसे देख रहे हैं सर्कुलर मोशन, ये ऐसा सर्कुलर मोशन करता है। और इस सर्कुलर मोशन का बच्चों जो सेंटर पॉइंट होगा, ये इस सर्कुलर मोशन का जो सेंटर पॉइंट है वो ये है, देख रहे हैं। अब आपको लगेगा सर ये चार्ज पार्टिकल तो ऐसे निकल जाना चाहिए, तो आंसर है निकलेगा नहीं बच्चों, क्योंकि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल बस इसी सेंटर के अबाउट में गोल 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 घूमता रहेगा। और आगे का जो लेक्चर आएगा उसमें हम दिखाएंगे कि आखिर ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर किस केस में जा सकता है और किस केस में उसमें पूरा चक्कर लगाएगा और किस केस में ये वापस निकल आएगा मैग्नेटिक फील्ड से। अभी बाद में इसको हम 1 बाय 1 डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये सेंटर की तरफ फोर्स काम कर रहा है, तो बताइए मैं इसको एज आ क्या एज्यूम कर सकता हूँ, सारा जो Fm मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ काम कर रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हो, जो फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा था आपने। अच्छा, अब मान लीजिए इस चार्ज के पास, हाँ ठीक है, तो अच्छा तो यहाँ पर इसके पास यही कौन सा फोर्स है इसका, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, हमको सेंट्रीपिटल फोर्स का मान पता है, एज वी नो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बच्चों, Fc। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² अपॉन r। बच्चों हर पार्टिकल की वेलोसिटी बराबर है
इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ आपने क्या रखा है। तो मैग्नीट्यूड रखा है, मैग्नीट्यूड बराबर है, ये क्या है बच्चों, तो आंसर है ये है इसकी रेडियस r, ठीक है, वो कहीं से भी आप ले लीजिए। m क्या है बच्चों, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मास ऑफ चार्ज है ये, ठीक है, मास ऑफ चार्ज है। दिस इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स का जो हम इक्वेशन पढ़ते हैं मास, वेलोसिटी और रेडियस के फॉर्म में। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर बन गया, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम इस समय ये मैग्नेटिक फोर्स करने लगा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का मास, वेलोसिटी और रेडियस के फॉर्म में हमने फार्मूला पढ़ रखा है, तो हम दोनों को बराबर रख सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स हर केस में सेंटर की तरफ काम कर रहा है, मतलब यही सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो दोनों बराबर हो सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा mv² अपॉन r इज इक्वल टू qvb लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगा, qb नीचे आ जाएगा, r इधर चला जाएगा, तो फार्मूला जो बन करके आएगा वो आएगा r इज इक्वल टू, थोड़ी कैलकुलेशन है, r को इधर ले जाओगे, qb को इधर ले जाओगे, तो सीधा सीधा सा मैं लिख देता हूँ इधर mv अपॉन qb ऐसा लिख सकते हो, इज इक्वल टू r के, r मतलब रेडियस है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, r इज इक्वल टू mv अपॉन qb लिख सकते हो। ये एक्सप्रेशन आ गया रेडियस का। ये क्या है, रेडियस किसकी, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस निकल के आ गई, ठीक है। तो मास क्या है, जो चार्ज है उसका मास है, ये उस पर कितना चार्ज है वो है, v वेलोसिटी है, b मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा, अब आप बताइए कि चार्ज पार्टिकल की रेडियस किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे, वेलोसिटी पे, चार्ज पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं बच्चों यहाँ पर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, सॉरी 1 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दें। देखो बच्चों की मास ऑफ चार्ज आप बदल नहीं सकते, क्यों आप बदल नहीं सकते, क्योंकि ये तो एक पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल की तो प्रॉपर्टी है ना, मास और चार्ज। दूसरी चीज़ है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपने कांस्टेंट लगा रखी है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। अब क्या चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी। ये जो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो, ये आपके कंट्रोल में है। अब कैसे कंट्रोल है अभी टॉपिक में क्लियर करेंगे। मैं अच्छा आपको बताना चाहूँ तो आपको बता दूँ मैं कि ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड तो कभी बढ़ाता नहीं है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो तो कभी वेलोसिटी को बढ़ा सकता नहीं है, वो सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को बार बार चेंज करता रहता है ठीक है, मैग्नीट्यूड कभी नहीं बढ़ा पाता। अच्छा, अगर वेलोसिटी बढ़ानी हो तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा। मतलब बात में ये समझ में आ रही होगी आपको कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ा सकती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर कर गया, अब बताओ क्या इसका रेडियस चेंज हो सकता है। चार्ज पार्टिकल की तुमने वेलोसिटी कितनी रखी है, v, तुमने दे ही दी v। अब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके तुमने v वेलोसिटी दे दी, या कैसे भी तुमने v वेलोसिटी दे दी। अब वो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर कर जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो देखो मास तो कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, b कांस्टेंट रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ा नहीं सकता। इसका मतलब r क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इफ़ v इज़ कांस्टेंट या केप्ट कांस्टेंट कर दें, इसको हटा दें यहाँ से, इसका काम हो गया है। इफ़ v केप्ट कांस्टेंट। अच्छा, ये मैंने क्यों बताया कि इसको कांस्टेंट रखा, अगर कांस्टेंट रखा हो तो v को कांस्टेंट रखा हो तो r कांस्टेंट रहेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है अपने आप से कभी वेलोसिटी बढ़ा नहीं सकती। जब वेलोसिटी बढ़ा नहीं सकती तो रेडियस कभी भी, ऐसा नहीं चार्ज पार्टिकल यहाँ घूम रहा और बाद में यहाँ घूमने लगे, ऐसा हो तो सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ख़राब हो जाएंगी। जो कि आपने देखा होगा कि एक्सरे उसमें क्या बोलते हैं, जो पैथोलॉजी वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, पैथोलॉजी में जो बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल करते हैं, उसमें सब में इसका सबका खेल होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान में रखें, ठीक है। अच्छा, तो r बराबर कांस्टेंट रहेगा अगर आप वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हो तो, इसीलिए केप्ट कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहीं से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको रफ कर दें।
अब बच्चों यहाँ से जो अगली चीज़ है वो है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल बड़ी रेडियस पर घूमने लगे तो इसका मतलब ये है कि तुमने जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब चार्ज पार्टिकल को इंटर कराया तब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा तुमने खुद कर दी, तब वो बड़े रेडियस पर घूमेगा, अदरवाइज़ बड़े रेडियस पर वो घूमेगा नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा। जितने पर घुमा दोगे उतने पर ही वो घूमता रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आंसर है ये रेडियस हो गई। अब मैं इसी में ये कैलकुलेट कर लूँ कि भैया कितना ये टाइम पीरियड लेगा, तो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लें। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो ये बताओ, टाइम पीरियड बराबर टाइम इज इक्वल टू क्या पढ़ा है? डिस्टेंस, और क्या पढ़ा है? वेलोसिटी। यही तो पढ़े हो ना, वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ से आप वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अरे इस इक्वेशन से वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लो यहाँ से। तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू आर टाइम्स क्यू बी अपॉन एम, ये होता है। वेलोसिटी को यहाँ पे रख सकते हैं हम। डिस्टेंस कितना है बच्चों? तो देखिए डिस्टेंस कितना है। चार्ज पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है पूरा सर्कुलर पाथ घूमते हुए यहाँ, तो पता है कि जो डिस्टेंस होगी वो इसका सरकमफ्रेंस तो ही होता है, मतलब 2 पाई और स्मॉल आर। तो ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 2 पाई आर। 1 कंप्लीट साइकिल है डिस्टेंस इन 1 कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल। ठीक है बच्चों, ये और वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ही है। तो 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी की जगह क्या रख सकते हैं? आर, और क्यू बी अपॉन कितना? एम। आर से आर कट गया तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 पाई एम अपॉन कितना? क्यू बी। देखिए बच्चों, टाइम पीरियड क्या रहेगा? कांस्टेंट। 2 पाई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, बी तुमने कांस्टेंट किया हुआ, चार्ज कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ओहो, यहाँ एक बात आपने और देख ली। देखो ध्यान से देखिए, जो अहम चीज़ है वो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अभी आपने एक फार्मूला देखा रेडियस का, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, यही तो देखा ना आपने बच्चों। अच्छा, यहाँ पर भी r क्या है? कांस्टेंट है, मगर यहाँ पर वेलोसिटी को क्या रखना पड़ेगा? केप्ट कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट ही रखो, तो केप्ट कांस्टेंट, केप्ट कांस्टेंट। मैं केप्ट कांस्टेंट बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, इसको कांस्टेंट रखना है। आप इसको चाहो तो घटा बढ़ा सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इसको केप्ट कांस्टेंट, आप यहीं से इसको कांस्टेंट रखिए, इसलिए मैंने बोला। अच्छा, मान लीजिए कि आपने वेलोसिटी बढ़ा दी, आपने बढ़ा दी। अब वेलोसिटी बढ़ाने का मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया या स्पीड बढ़ा दी। तो अगर आपने इसकी स्पीड बढ़ा दी या मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, तो बताओ रेडियस क्या हो जाएगा? आंसर है रेडियस बढ़ जाएगा। तो सवाल ये है कि अगर वेलोसिटी बढ़ा दिया तो रेडियस बढ़ गया, मतलब यही चार्ज पार्टिकल बड़े रेडियस पर घूमने लगा। तो आंसर है कि टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा? आंसर है कि टाइम पीरियड अभी भी कांस्टेंट रहेगा बच्चों। मतलब टाइम पीरियड अभी भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर तुमने वेलोसिटी बढ़ा दी तब भी, तुमने अगर वेलोसिटी बढ़ा भी दी और सोचा कि टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर तुमने वेलोसिटी बढ़ा दी तब भी टाइम पीरियड कांस्टेंट ही रहेगा। इसका क्या मतलब है, इसको समझो जरा। देखो बच्चों, इसको पहले रफ कर दे ऊपर। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि इस वेलोसिटी से इस v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल इसके अंदर आया और v की वैल्यू कर दें हम 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, मिसाल के तौर पर। और इसकी जो रेडियस आती है, मान लो एक एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, रेडियस आती है मान लो 10 सेंटीमीटर, या मैं कह लूँ 20 सेंटीमीटर कह लेते हैं। 20 सेंटीमीटर वेलोसिटी कितनी रखी? 5, तो इसकी रेडियस कितनी आई? 20 सेंटीमीटर। और टाइम पीरियड इसका आ गया, मान लो टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का टाइम मान लिया मैंने, ये आ गया 10 सेकंड आ गया। मतलब 10 सेकंड में यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ आ जाता है।
10 सेकंड में यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ आ जाता है। वेलोसिटी कितनी रखी हो 5 और रेडियस कितने रेडियस पर घूम रहा है 20 सेंटीमीटर पर। चलो अब मैंने कहा कि चलो वेलोसिटी बढ़ा दो। अब मैंने इसकी वेलोसिटी जो v1 बराबर 5 मीटर पर सेकंड थी अब v2 बराबर 10 मीटर पर सेकंड कर दी। देखो बढ़ा दिया। जैसे ही वेलोसिटी बढ़ाओगे रेडियस इंक्रीज कर जाएगा, यानी ये चार्ज पार्टिकल अब यहाँ से जो है ये बड़े से रेडियस पर घूमेगा, ये रेडियस पर घूमेगा, इतने बड़े वाले रेडियस पर। अब मैंने इसको कहा कि इसका रेडियस मान लो ये हो जाता है 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर हो गया। तो मैंने सोचा कि भाई टाइम चेंज हो गया होगा, तो मैंने देखा अभी भी उसको 10 ही सेकंड लगता है। क्यों लगता है 10 सेकंड और कैसे लग रहा है 10 सेकंड? देखो बच्चों, जब आपने ध्यान से सुनिएगा, जब आपने यहाँ पर रेडियस कितनी थी 20, तो उस समय वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब रेडियस कितनी हो गई 50, तो वेलोसिटी कितनी हो गई 10। मतलब देखो स्पीड भी तो बढ़ गई। जब ये डिस्टेंस बढ़ी तो देखो ये वेलोसिटी भी तो बढ़ गई, मतलब ज़्यादा स्पीड से घूमेगा तो समय उतना ही रखेगा। नहीं समझ, फिर से सुनो। वेलोसिटी कितनी है 5, तो उसे कितना रेडियस खाली कवर करना है 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर पर घूमना है। ठीक है, तो कम स्पीड से भी काम चल जाएगा। अच्छा, अब मैंने कहा कि मैंने वेलोसिटी बढ़ा दी 10, वेलोसिटी कर दी 10। अगर तुमने वेलोसिटी 10 कर दी तो अब तो उसको मान लो कि 50 सेंटीमीटर की रेडियस में घूमना है। तो अब ये क्या करता है चार्ज पार्टिकल कि अब अपनी स्पीड भी बढ़ा लेता है, स्पीड बढ़ा लेता है और इतनी स्पीड बढ़ा लेता है कि घूम करके यहाँ पर कितना समय लेता है, वापस 10 सेकंड का समय लेता है। तो समय तो कांस्टेंट है इसका। तो रेडियस तुम चाहे जितनी बड़ी करते जाओ, रेडियस तुम बड़ी करते जाओ, उसके करस्पॉन्डिंग उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, वो घूम करके उतने ही सेकंड पर आ जाएगा। समझ में आई बात? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि मैं अपने स्कूल गया पढ़ाने के लिए। तो मैं अगर अपने स्कूल गया पढ़ाने के लिए और मुझे लगता है 10 सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब मेरा दोस्त भी पढ़ाने के लिए जब स्कूल जाता है तो वो मुझसे बहुत दूर रहता है, उसकी डिस्टेंस स्कूल से बहुत ज़्यादा है। अब अगर मुझे स्कूल जाने में मान लीजिए 10 सेकंड बोल दिया मैंने, शायद गलती हो गई, 10 मिनट मान लीजिए, तो मुझे यहाँ से स्कूल जाने में 10 मिनट लगता है और मेरा दोस्त जो है मुझसे काफ़ी दूरी पर रहता है और उसको स्कूल जाना है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी स्पीड बढ़ा लेगा। अगर स्पीड बढ़ा लेगा तो डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो उसने स्पीड उसी हिसाब से बढ़ा ली, तो अभी वो भी 10 मिनट में पहुँचेगा। तो वो भी 10 मिनट में वो भी पहुँच रहा है, 10 मिनट में मैं भी पहुँच रहा हूँ। मगर उसने क्या किया, उसकी डिस्टेंस ज़्यादा थी तो उसने स्पीड बढ़ा ली, आया 10 मिनट में वो भी। और मुझे वहाँ तक जाना है तो मैं अपना स्लो गया, डिस्टेंस कम थी, स्लो गया, 10 मिनट में मैं भी पहुँच गया। तो इसका मतलब इसीलिए यहाँ पर जो है टाइम पीरियड तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, भले तुम स्पीड बढ़ाओ या कम करो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये कब चेंज हो सकता है, जब तुम इस क्वांटिटी को इसको किसी को चेंज करो। इसको तो औकात नहीं भैया चेंज करने की, छोड़ दो इसको। मास m, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये तो उसकी खुद का मास है, उसको कहाँ से बदल सकते हो, चार्ज नहीं बदल सकते हो। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटा बढ़ा सकते हो, मगर मैग्नेटिक फील्ड को घटाओ बढ़ाओगे क्यों, जितनी रिक्वायरमेंट है रखोगे तो उतनी ही ना, बस वेलोसिटी तुम कम ज़्यादा कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड जितनी रिक्वायरमेंट है रखोगे तो उतना ही ना। तो बस इसीलिए यहाँ पर टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट आता है। अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट आता है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कांस्टेंट होती है। कैसे, ज़रा वो भी देखिए। फॉर्मूला जैसे अभी आपने पढ़ा, T = 2 पाई m/qb, यही तो है, 2 पाई m/qb, यही तो पढ़ा है ना भाई। अच्छा, अब मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो बताओ, टाइम पीरियड = 1 क्या पढ़ा है, f पढ़ा है, तो यहाँ पर लिख सकते हो f = 1 टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर f = 1 टाइम पीरियड की जगह ये रख दो, तो 2 पाई m/qb, या इसको यहाँ लिख सकते हो qb/2 पाई m, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आ गई इसमें, qb/2 पाई m, ये बन गया। ठीक है, अच्छा, 2 पाई का इधर मल्टीप्लाई अगर कर दोगे, 2 पाई का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 पाई f अगर आ जाएगा तो यहाँ बन जाएगा qb/m, ये ओमेगा बन जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाएगी qb/m। देखिए ये तो ना तो ये बढ़ने वाला है जब टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, जब टाइम पीरियड कांस्टेंट अगर रहेगा तो भैया इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, ये भी तो वही चीज़ है,
तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी और इसका मतलब है कि ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है बच्चों, अगर वेलोसिटी का घटने बढ़ने से इनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रेडियस का लेना देना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब अगली चीज़ कि भाई अब इसको थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए बच्चों, अब मैंने कहा कि अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा, इसको नोट करके लिखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा R = mv अपॉन QB। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला आपने पढ़ा, ये रेडियस है, ये मास वेलोसिटी क्यूबिक। अच्छा, क्या मैं इसको P लिख सकता हूँ QB? अरे P बराबर भैया P मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम लिख सकते हैं। अच्छा आगे देखो। अच्छा एक बात बताओ, मोमेंटम है तो इसका मतलब कि रेडियस का फार्मूला मोमेंटम के फॉर्म में भी आ सकता है, ये देखो। ठीक है। अच्छा, अब एक फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी, के बराबर हाफ mv²। ध्यान से सुनिएगा, यहीं से थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। तो हाफ mv², तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv। ठीक है बच्चों, और या इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ mv², यहाँ m और यहाँ m लिख दें, तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी = हाफ, और यहाँ बन जाएगा m² v² अपॉन m, या k = हाफ, और इसको क्या p का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों? अरे मोमेंटम यार, m × v मोमेंटम बन जाएगा, इसका स्क्वायर मोमेंटम का स्क्वायर, तो ये 2mk = p का स्क्वायर। क्या बच्चों? p का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो p बराबर अंडर रूट के अंदर 2mk। तो यहाँ पर जो फार्मूला है रेडियस का, यहाँ पर अगर इसको चाहो तो थोड़ा और बढ़ा सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो रूट में 2mk। ये भी फार्मूला बन गया हमारे पास, 2mk और QB हो गया। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को इंटर करा देते हैं, तो मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, एज वी नो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन द मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। यही तो होगा ना? क्योंकि हिंदी में लिख दें, क्योंकि हम इनिशियल वेलोसिटी फिक्स रखते हैं, या छोड़ो मैं ऐसे बता देता हूँ, क्योंकि हमने चार्ज पार्टिकल को उसके अंदर जब इंटर कराया है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हमने फिक्स रखी है। मतलब v बराबर कांस्टेंट, कैप्ट कांस्टेंट लिख दें, पहचाना हुआ लफ्ज़ है कैप्ट कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि हमने इसको अगर कांस्टेंट रखा हुआ है वेलोसिटी को, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल एंटर भी कर गया तो मैग्नेटिक फील्ड तो उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा नहीं, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा नहीं। ठीक है, और अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा नहीं तो के बराबर हाफ mv², के बराबर हाफ mv², मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, वही रहेगी, तो इसको हम के लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर है कि काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी नहीं, सिर्फ यहाँ पर यह रख सकते हो कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना है। अरे मेरी बात को फिर से सुनो भैया, मैंने कहा ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। इसकी अगर वेलोसिटी की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो v है बच्चों। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है तो इसका मतलब कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इसकी बराबर हो गया, वो चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, सेम काइनेटिक एनर्जी से ये घूमेगा। ये फार्मूला तब के लिए है। ठीक है, इसका मतलब अभी भी रेडियस कांस्टेंट है। अरे बताओ, अभी भी रेडियस कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मास q और b ये सब कांस्टेंट है, तो इसका मतलब रेडियस अभी भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी है? जब चार्ज पार्टिकल किसके अंदर है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो क्या मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं km नहीं लिख सकता? km मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है।
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, इसलिए Km लिखा है मैंने, ध्यान से सुनिएगा इसको। और ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो रेडियस भी कांस्टेंट रहेगी, जैसे है वैसे ही चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे डायरेक्टली ये कह दूँ कि एक चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 2 जूल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की तो ये औकात है नहीं कि उसको 2 से 4 कर ले, तो काइनेटिक एनर्जी 2 जूल है, तो उसकी रेडियस फिक्स है। ठीक है, अच्छा अब मैंने कहा, ये तो यहाँ तक हो गया। अच्छा अब मैंने कहा कि इसमें जितने फार्मूले चाहो बच्चों बना सकते हो, बस केवल फार्मूला याद होना चाहिए। अब मैंने कहा इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक देखिए, मैंने कहा कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दूँ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दूँ। अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगा दूँ तो शुरुआत में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है, बताया है मैंने आपको। एक्सेलरेट करने का मतलब कि उसकी वेलोसिटी v1 से क्या कर सकता है, v2 कर सकता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी कर सकता है। अगर ये चेंज इन वेलोसिटी कर सकता है तो इसमें अगर हाफ mv² कर दो, इसमें हाफ mv² कर दो बच्चों, समझ रहे हो ना, हाफ mv² कर दो तो इसकी काइनेटिक एनर्जी K1 होगी, इसकी K2 होगी। यहाँ पर ये मान लो v1 से v2 अगर वेलोसिटी बढ़ी है तो ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, ये कम, तो K2 माइनस K1 का डेल्टा K निकल के आएगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डेल्टा K 0 आ रहा था। प्रीवियस लेक्चर में मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा तो इसका मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा तो मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि पहली बात ध्यान में रखिए कि काइनेटिक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है, मतलब वेलोसिटी बढ़ा सकता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकता है। ठीक है, अच्छा अब अभी देखिए मैं आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी बात बता रहा हूँ। देखिए अब मैंने कहा कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या होगा बच्चों, देखिए। अच्छा आप एक डाउट में रहोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंस है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या? तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है, मतलब वेलोसिटी v1 से करके क्या कर सकता है, v2 कर सकता है। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कॉन्टीन्यूसली ये काम कर सकता है, मगर मैग्नेटिक फील्ड उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ नहीं कर सकता, वो तो उसको कांस्टेंट ही रखनी है। अच्छा तो मैंने कहा कि ये बताओ कि मान लो कि शुरुआत में चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था, मतलब इनिशियल जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक है, इसको कुछ ठीक है, चलो इनिशियल 0 है। अच्छा फाइनल हम ले लेते हैं v। तो बताओ कि अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल के 0 है, फाइनल v है, इसका मतलब क्या हुआ होगा यहाँ पर बच्चों? इसका मतलब ये है कि ये रही आपके पास क्या बच्चों, आंसर है ये आपके पास है क्या, ये है मैग्नेटिक फील्ड, देखिए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक लगा रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड भी। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंस है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंस है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंस है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब डायरेक्शन नहीं बताएंगे क्योंकि अभी जो है हम लोग वेलोसिटी फिल्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अच्छा तो मैंने कहा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ से चार्ज पार्टिकल को मैं u बराबर 0 है, u बराबर कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल u बराबर 0, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये टेंडेंसी है कि इसको चला देगा, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, तो v फाइनल वेलोसिटी इसकी v कर ले। इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल इसके अंदर इंटर किया होगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी रही होगी, v। अब बताओ कि क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को, ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल की इस वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर सकता है ना? सिर्फ कौन बढ़ा सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही बढ़ा सकता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? अब आप सोचोगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, नहीं मैं इसको इधर रख रहा हूँ, बस इसके इधर रख रहा हूँ, मतलब यहाँ से एक्सेलरेट करा के यहाँ भेज रहा हूँ। अरे नहीं समझ रहे हो भाई, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, हमने यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रखा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने फट से इस चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी दे दिया, देखो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा। अब चार्ज पार्टिकल इसके अंदर आया तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई।
अब बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको कितना वोल्टेज दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी दी। तो देखो उसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, 0। अरे क्योंकि के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर रखोगे ना, तो यू तो 0 रखोगे। अच्छा, फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ एम, और यहाँ वी फाइनल का स्क्वायर रखोगे, मगर वी फाइनल वी है तो यहाँ पर वी रख सकते हैं। अच्छा, अब बताओ, ये तो नहीं है, ये तो 0 हो गया। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ गई इतना। अच्छा, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई डेल्टा के इज इक्वल टू K2 माइनस का K1। मतलब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ये तो 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ एम वी, सॉरी वी का स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, तो डेल्टा के आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, या इसको आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो, या चूंकि इनिशियल 0 है इसलिए काइनेटिक एनर्जी को कैसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताइए, आपने एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब है, देखिए आपने पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने EV पढ़ा होगा, मगर यहाँ इलेक्ट्रॉन तो हम ले नहीं रहे, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बता नहीं रहे, हम कितना चार्ज ले रहे हैं, Q चार्ज। तो K बराबर Q इंटू वी, तो डेल्टा K लिख लो भाई। अरे मान लो यहाँ भी चार्ज पार्टिकल 0 से वेलोसिटी शुरू किया होगा ना, 0 से उसकी वी हुई होगी, तो डेल्टा K इज इक्वल टू Q इंटू वी। अब बताओ, इसको यहाँ लिख सकते हो, अरे इसको यहाँ लिख सकते हो, तो आंसर है बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वी। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई ना, अरे ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई ना, तो इसको हम अगर K से लिख दें, K इज इक्वल टू क्यू वी। तो आप एक बात बताइए कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किस में है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस फॉर्मूले को यहाँ से एक बार देख लीजिएगा, तो क्या होगा, देखिए इसको रफ कर दें। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू रूट में 2m K। अब यहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लिखूँगा और अपॉन लिखूँगा QB। क्यों लिखूँगा भैया, क्योंकि इसके अंदर जब चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो कहाँ से इंटर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करता है, कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर सकता है। किसकी मदद से, वोल्टेज की मदद से। ये वोल्टेज है Q इंटू वी, ये वोल्टेज है बच्चों, ये वोल्टेज है। तो Q इंटू वी मतलब वोल्टेज। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर सकता है कौन, वोल्टेज। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वोल्टेज काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा, और वो जब काइनेटिक एनर्जी को लेकर के चार्ज पार्टिकल यहाँ जाएगा तो उसी काइनेटिक एनर्जी से घूमेगा। अगर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज बढ़ा दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्टेज और बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वोल्टेज बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी तो रेडियस और बड़ा हो जाएगा, यहाँ और बड़े पे चक्कर लगाने लगेगा। अरे नहीं समझे, फिर से सुनो। ये फार्मूला कब के लिए मैं लगाऊंगा, ये फार्मूला तब लगाऊंगा जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, तब के लिए फार्मूला लगाएंगे। अरे मैं अभी मैं आपको इसका प्रूफ एक दिखा रहा हूँ छोटा सा, जो आपके सिलेबस से हट गया है। यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी तब रख रहा हूँ जब चार्ज पार्टिकल, ये रेडियस का फार्मूला काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तब रख रहा हूँ जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा उसका, तो मैंने कहा कि वोल्टेज काइनेटिक एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा, और इस काइनेटिक एनर्जी से चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, काइनेटिक एनर्जी तो सिर्फ वही रखेगा, वो चेंज नहीं होगी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्या मतलब है इसका, देखिए R इज इक्वल टू रूट में 2m K, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिख सकते हो, Q इंटू वी लिख सकते हो बच्चों, अपॉन में कितना हो जाएगा QB, यही तो होगा ना। या इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, देखो हम यहाँ पर वैसे ये भी फार्मूला सही है, इसको इसके अंदर ले जा करके इसको कैंसिल आउट भी कराया जा सकता है, करा दिया जाए, चलो ठीक है करा दिया जाए। तो इसको हम 2mQV अपॉन Q स्क्वायर और B स्क्वायर, याद रखना इस रूट के अंदर ले रहा हूँ मैं, इसको रूट के अंदर ले रहा हूँ, तो एक Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2m, सॉरी बेटा गलत काट दिया, ये V वोल्टेज है याद रखना, वेलोसिटी नहीं है, तो Q से ये Q कैंसिल आउट होगा, तो 2mV अपॉन
Q और B का स्क्वायर। बच्चों यहाँ देखो रेडियस R, ये देखो रेडियस R। तो यहाँ पर देखो वोल्टेज, वोल्टेज कौन लगाएगा बच्चों? ये वोल्टेज है, याद रखना ये वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है? रेडियस के। और वोल्टेज कौन लगाता है? कहाँ मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा, और जैसे जैसे, या यूँ कह लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल नहीं, फिर से सुनिए कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में वोल्टेज की वैल्यू कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करते जाएं तो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ होगी। काइनेटिक एनर्जी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ होगी तो चार्ज पार्टिकल छोटे से बड़े पाथ पर चक्कर लगाने लगेगा। फिर से सुनो मेरी बात, मैंने कहा कि अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा दें तो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो छोटे पाथ पे चक्कर लगा रहा था वो बड़े पाथ पे लगाएगा, मगर उससे बड़े पे नहीं लगा सकता वहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता है। तो ये फार्मूला वोल्टेज के फॉर्म में क्यों लिखा है समझ में आ रहा? क्योंकि चार्ज पार्टिकल कहाँ से एंटर कर रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड में वोल्टेज क्या कर सकता है कि वोल्टेज उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा। काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा तो जब मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो बड़े रेडियस पर चक्कर लगाएगा। समझ रहे हैं? तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों कैसे। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक, ये तो इसके फॉर्म में आया। तो काइनेटिक R बराबर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर काइनेटिक एनर्जी हम कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करेंगे तो रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। मगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो तो फिक्स है, तो रेडियस भी फिक्स रहेगी। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर रेडियस के फॉर्म में लिखो और उसके बाद चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हर बार उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो रेडियस क्या होगी? बढ़ती जाएगी। चलिए इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन, ठीक है, वो अब सिलेबस में नहीं है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए साइक्लोट्रॉन, देखिए जैसे यहाँ पर एक बनता है, सॉरी ये कुछ इस तरीके से, यहाँ ऐसे, ये इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये बच्चों एक डीज होता है। अब ये सिलेबस में नहीं है तो इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ से हम इसको कुछ इस तरीके से बना देंगे। ये मेटल की होती है डीज, ये मेटल की होती है, ठीक है। ये ठीक है, इस तरीके से कुछ ऐसे बनती है ना। देखिए छोटे बड़े बने हैं बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए बच्चों यहाँ पर होता क्या है, इसको मैं रफली बता रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ बस केवल आपको समझाने के लिए। यहाँ पर क्या होता है कि ये डीज कुछ ऐसे रखे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक डी रखा हो, एक डी रखा हो। डी मतलब क्या है? अरे यार मान लो यहाँ पर एक हॉलो मेटेलिक एक जो है एक इस तरीके से डी के शेप का रखा हो, हॉलो मेटेलिक एक डी के शेप का रखा हो, उसको बीच से काट दो, एक एग्जांपल के दो, तो एक डी इधर एक डी इधर। अब ये दोनों आपके पास है। अच्छा ये ऐसे रखा है तो नीचे से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा दो। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस वाले डी से भी जाएगा, इस वाले डी से भी जाएगा, और दोनों के बीच जो गैप है वहाँ से भी जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड पूरे डी से होकर के जाएगा, ठीक है। अच्छा मगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लगा देंगे ऑसिलेटर। ये ऑसिलेटर क्या करेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मतलब इन दोनों को एक ऑसिलेटर से कनेक्ट कर देंगे। वो ऑसिलेटर क्या करेगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देगा। मतलब इस पे प्लस और इसको माइनस, मतलब इस पूरे पे प्लस इस पूरे पे माइनस। भाई मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, नीचे से ऊपर की तरफ है, तो मैं इसको ऐसे दिखा दूँ, आप समझदार हो, समझ रहे होगे। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा और ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेगा ऑसिलेटर, इसको प्लस इसको माइनस करेगा, ठीक है। तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसके बाद इसको ऑसिलेटर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये क्या करेगा कि कुछ सेकंड बाद इसको प्लस कर देगा, कुछ सेकंड बाद उसका एक तरीका है, ऐसे नहीं करता है। जब चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ जाने लगता है तो
ही वो प्लस माइनस की डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं इसके, ये हो गया। अच्छा, तो इसको प्लस इसको माइनस, मतलब ये भी डायरेक्शन कर सकता है, यही ऑसिलेटर का यही मेन काम है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो इसके ऊपर देखो इसके ऊपर भी प्लस चार्ज दे रखे हैं, इसके पूरे के ऊपर प्लस चार्ज है, अरे इसके पूरे के ऊपर प्लस चार्ज है, इसके पूरे के ऊपर प्लस चार्ज है, मगर अंदर नहीं होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, अंदर सिर्फ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये जीरो नहीं होगा। और इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा मगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसके अंदर की बात कर रहा हूँ। मगर सरफेस पर भाई सरफेस पर क्या होगा, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो नहीं होगी, चाहे ये हो और चाहे ये हो। अब बताओ कि यहाँ से जब चार्ज पार्टिकल आप छोड़ोगे, जैसे चार्ज पार्टिकल यहाँ से आप छोड़ोगे, तो चार्ज पार्टिकल छोड़ोगे तो उस समय ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। और मान लो यहाँ पर मैंने चार्ज पार्टिकल रखा, एक प्लस का चार्ज पार्टिकल दे दिया, प्लस का क्यू, ठीक है। अच्छा, अब ये इस समय नेगेटिव पॉजिटिव, चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा, इस तरफ। अच्छा, छोड़ा मैंने चार्ज पार्टिकल, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही, जीरो। और जब तुमने छोड़ा तो यहाँ तो क्या चीज़ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा कि इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा करके इसमें एक्सेलरेशन पैदा कर देगा, मतलब इसकी वेलोसिटी फाइनल वाली कितनी कर देगा, मान लो v कर देगा। तो बताओ बच्चों कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस रुके हुए चार्ज को, जो कि इनिशियल वेलोसिटी मैंने छोड़ा रुका हुआ था, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको चला दिया, वेलोसिटी v कर दी। अब बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ mv², मगर यहाँ पर u1², मगर u1 तो जीरो है, तो ये काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई बच्चों। अच्छा, k2 कितना होगा, तो हाफ m और v², अरे vf रखोगे ना तो इसकी जगह v रखो तो v² आ जाएगा। तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई कितना बच्चों, हाफ mv²। या चूँकि इसमें एक जीरो है कि है, तो इसको डायरेक्टली k भी लिख सकते हो, इसमें कोई घबराने वाली बात या बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ mv²। अब बताओ कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। देखो, इस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इसमें भैया यहाँ पर प्लस वोल्टेज है बच्चों, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस, तो इसके बीच में वोल्टेज डिफरेंस है। मतलब वोल्टेज डिफरेंस के अंदर चार्ज पार्टिकल जब रखा जाता है तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी आती है, उसका फार्मूला K = Q × V है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब आप रखोगे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो इसका मतलब हाफ mv² जो काइनेटिक एनर्जी है वो Q × V। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, Q × V, ये V क्या है, ये वोल्टेज वाला V है, तो मैं बड़ा साफ साफ लिखता भी हूँ, ये वोल्टेज है बच्चों, ठीक है, ये वोल्टेज है। अच्छा, ये क्या है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो, चार्ज पार्टिकल पहले यहाँ से गया, इसके अंदर इंटर कर गया। अच्छा बताओ बेटा, जब इसके अंदर इंटर कर जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके अंदर इंटर कर जाएगा। जब इसके अंदर इंटर कर गया तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सिर्फ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। अगर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर, और चार्ज पार्टिकल देखो ऐसे एंटर कर रहा है, उसकी वेलोसिटी ऐसे है, तो कितने डिग्री पर एंटर कर रहा है, 90 डिग्री पर। तो बताओ इसका पाथ कैसा हो जाएगा, इसके अंदर बताओ, इसके अंदर पाथ सर्कुलर हो जाएगा, 90 डिग्री पर सर्कुलर हो जाता है, अभी आपने पढ़ा, तो सर्कुलर हो जाएगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कोई काम कर सकती है, नहीं। क्या मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जब इंटर करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, मान लो K, तो क्या जब काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर K आ गई तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी काइनेटिक एनर्जी को अब चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करता है। ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो वेलोसिटी नहीं चेंज कर सकता। वेलोसिटी को कौन चेंज कर सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब इसके अंदर सेम काइनेटिक एनर्जी से ये घूमेगा। अच्छा, मान लो कि इसके अंदर उसने रेडियस बनाई, मान लो स्मॉल r, ये r1 बनाई, इस बार रेडियस कितनी बनाई, r1 बनाई। अरे समझ में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी K से इंटर किया, ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ही है, तो वो इसको खाली क्या करेगा, बेंड कर देगा, सिर्फ बेंड कर देगा, मोड़ देगा। मोड़ने के लिए खाली फोर्स लगाएगा। इसीलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर बताया कि मेन वर्क जो मैग्नेटिक फील्ड का है वो चार्ज पार्टिकल को मोड़ना है। चलो, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से मुड़ के ये ऐसा आ गया। अच्छा, अब बताओ कि अब ये यहाँ से निकलेगा, बाहर आएगा बच्चों, यहाँ से निकल के बाहर आएगा। अब बताओ, फिर से वो इसी वोल्टेज में आ गया, अरे अगेन इसी वोल्टेज में आ गया। अगर अगेन इसी वोल्टेज में आ गया तो फिर से इसकी वेलोसिटी क्या बढ़ जाएगी, और सॉरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब फिर यहाँ वेलोसिटी बढ़ गई, यानी यहाँ से इसकी वेलोसिटी यहाँ बढ़ गई। अगर बढ़ गई तो बताओ कि यहाँ पर जो इस बार जो चार्ज पार्टिकल होगा वो इस रेडियस के मुकाबले यहाँ पर थोड़े बड़े रेडियस से घूमेगा। अरे अगर उसी रेडियस से घूमेगा तो यहाँ पर बार बार उसी पे घूमेगा ना,
यहाँ पर रेडियस की वैल्यू क्या होगी R2, यहाँ बढ़ जाएगी R2, तो R2 ग्रेटर देन R1 के, तो यहाँ बड़े रेडियस पर घूमेगा, तभी तो इस बार दूसरा पाथ को कवर करेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर रेडियस बढ़ गई। अब बच्चों यहाँ रेडियस क्यों बढ़ गई, तो आंसर है कि जब चार्ज पार्टिकल यहाँ से आया तो इस वोल्टेज ने उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, इस वोल्टेज ने उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, या इस वोल्टेज ने उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी। अगर वेलोसिटी बढ़ा दी तो R बराबर mv/qb से ऐसा देख लो। अगर इस वोल्टेज ने उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी तो वेलोसिटी बढ़ा देगा तो रेडियस बढ़ जाएगी, मतलब यहाँ पर बड़े रेडियस पर आ जाएगा। अच्छा, अभी मैंने एक फार्मूला आपको यही वाला फार्मूला लिखाया है यहाँ पर, R बराबर अंडर रूट के अंदर 2m और के इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कराया है कि नहीं अपॉन QB, शायद आपने देखा होगा इसको। अभी मैंने शायद ऐसा ही फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। Q इंटू बी, के बराबर Q इंटू बी, के बराबर Q इंटू वी और स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताओ बच्चों तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, यहाँ से देख लो भैया, अरे यहाँ से देख लो यार, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जब चार्ज पार्टिकल यहाँ से निकला, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई तो फिर रेडियस बढ़ गई, इसी वजह से तो यहाँ पर रेडियस फिर से इंक्रीज़ कर गई। तो अब ये फिर यहाँ से घूमेगा, यहाँ से। अच्छा, अब जब ये यहाँ से निकलना, अच्छा इस बीच होगा क्या, एक चीज़ और देखो, जब ये यहाँ से निकलने वाला होगा उस दौरान ये नेगेटिव हो जाएगा। ये काम कौन करेगा, इसको करना है, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब चार्ज पार्टिकल जब यहाँ से आना शुरू करेगा, यहाँ से, अब बताओ इसकी वेलोसिटी इस बार क्या होगी, फिर से बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि फिर से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है, फिर से वो वोल्टेज के अंदर आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी फिर बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में काइनेटिक एनर्जी फिर बढ़ जाएगी, तो रेडियस फिर बढ़ जाएगी, मतलब इस बार यहाँ से फिर ऐसे चक्कर लगाएगा, देखो बड़ी रेडियस पर चक्कर लगाएगा। तो मैंने आपसे कहा नहीं कि ये फार्मूला कब के लिए लगाया है, जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, तो जितनी बार वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा उतनी बार काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उतनी बार रेडियस बढ़ेगी। देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से। तो याद रखना कि ये फार्मूला सिर्फ किसके लिए है, ये फार्मूला सिर्फ तब के लिए है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। आपका दिमाग दौड़ रहा होगा कि यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, इसके अंदर जब चार्ज पार्टिकल है तो उसका रेडियस फिक्स रहेगा। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से चार्ज पार्टिकल एंटर करे और इसी में गोल गोल घूमता रहे, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी फिक्स है, तो जिस रेडियस पर वो घूमेगा उसी पर घूमता रहेगा। अगर इसी के अंदर चार्ज पार्टिकल रह जाए और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वही फिक्स रहेगी, क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी को बढ़ा नहीं सकता मैग्नेटिक फील्ड, तो वो उसी पर गोल गोल वहीं पर घूमता रहेगा, तो रेडियस हमेशा फिक्स रहेगी। तो रेडियस बढ़ाना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाओ। मतलब इन शॉर्ट, अगर आप चाहते हो कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसा घूमे, फिर ऐसा घूमे, मतलब बड़ी बड़ी रेडियस को कवर करता जाए, बार बार रेडियस बड़ी करती जाए, कौन, चार्ज पार्टिकल, तो उसके लिए आपको वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाना पड़ेगा। क्योंकि जितनी बार चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, हर बार चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर देगा, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर देगा तो रेडियस बढ़ जाएगी, तो बड़े पाथ पर चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये फार्मूले में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, मगर यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे तो R बराबर 2mke रखोगे, और इसका फार्मूला यहाँ पर के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या बढ़ाया है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको QV भी रख सकते हो। इसका मतलब R बराबर 2mqv/QB ये भी लिख सकते हो। ये तो रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, मगर किस केस में, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। बस ये मत सोचना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही चार्ज पार्टिकल वोल्टेज के बराबर हो गया, वहाँ कहाँ से आएगा, समझ में आई बात। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तब ये केस लगेगा, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा, हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर चीज़ें आपको लगी हो, समझ में ना आई हो, तो एक बार फिर से लेक्चर सुनिएगा ध्यान से, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको। थैंक यू सो मच बच्चों।